Good morning class 8th A. Today is our English grammar period. In our English grammar period, we are going to teach you our topic है synthesis of sentences. बच्चों हमारा synthesis of sentences टॉपिक रनिंग में है और उस रनिंग में हम आपको सिंपल सेंटेंस समझा चुके हैं। सिंथेसिस के अंतर्गत सिंथेसिस का मतलब है दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, किंतु उसके भाव में कोई परिवर्तन ना हो। आप लोगों को सबको क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया जा चुका है, फिर भी इसका रिवीजन हो रहा है हमारा। तो सिंपल सेंटेंस का मतलब है जो सिंपल बनाया गया, उसके बाद हमारा कॉम्प्लेक्स हुआ। जो पिछली एक्सरसाइज हमारी थी, जो हमारा पिछला टर्न था, वीडियो था, उसमें हमने सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दोनों को बताया था। अब हम आज बताने जा रहे हैं इसके बाद कंपाउंड। हमारे जो सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस के अंतर्गत हमारे तीन प्रकार के सेंटेंस आते हैं: सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। तो सिंपल हमने आपको बताया, उसके बाद हमने आपको कॉम्प्लेक्स बताया, कॉम्प्लेक्स के बाद अब हम आपको कंपाउंड सेंटेंस बताने जा रहे हैं। ये भी हमारा सिंथेसिस का ही एक पार्ट है। तो देखिए बच्चों, कंबाइन सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंबाइंड सेंटेंस। हमारा दो या दो से अधिक सेंटेंस लिखे होंगे, उनको जोड़कर हमें एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। जबकि इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत भी कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, इलेटिव ये सब आते हैं। और इससे पहले वाला जो हमारा टर्न था, हमने सब आपको ब्लैक बोर्ड में करके बताया था। जबकि कंपाउंड सेंटेंस मैंने डिटेल में आपको बताया था। ये एनालिसिस ऑफ सिंपल सेंटेंस, फिर एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, फिर कंपाउंड सेंटेंस, और वही आज कंपाउंड सेंटेंस फिर से बताने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा डिटेल से नहीं बताना है, क्योंकि उस समय हमने ब्लैक बोर्ड में लिख के आपको सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स, आपको नाउन जो है कंपाउंड बताया था। कंपाउंड में भी कुमुलेटिव, अल्टरनेटिव, एडवर्सेटिव और इलेटिव बताया था कि कंपाउंड में जो हमारा क्या कहते हैं, हमारा कुमुलेटिव है, उसमें एंड का प्रयोग होता है, विद का प्रयोग होता है, एज वेल एज का प्रयोग होता है। फिर अल्टरनेटिव के अंतर्गत हमारा आइदर आर नाइदर नार का प्रयोग होता है। एडवर्सेटिव के अंतर्गत यट है, बट है, अदरवाइज का यूज होता है। देन आफ्टर लास्ट में इलेटिव आता है, जिसके अंतर्गत देयरफॉर और सो का प्रयोग होता है। वही आज हम आपको कंपाउंड सेंटेंस फिर से बताने जा रहे हैं। और हमारा पीडी है 11 एंड 12, दोनों पीडी है हमारे आज के। और इसके बाद है हमारा क्या कहते हैं, व्हेन सबऑर्डिनेट क्लॉज इज एन एडजेक्टिव एडवर्ब क्लॉज। ठीक है, आज आप 11 और 12 देखिए। ठीक है बच्चे, देखिए 11 और 12 पीडी है। ठीक, आइए। तो क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस में, हम आपको कंपाउंड सेंटेंस लिख के बताते हैं ब्लैक बोर्ड में। जैसे हमने बताया ही इज फूल, ही इज ऑनेस्ट। जैसे ही इज ऑनेस्ट, ही इज काइंड, ही इज काइंड। अब इसको हमको जोड़ना है। ही इज एग्जाम्पल हमारा, ही इज ऑनेस्ट, ही इज काइंड। अब देखिए, ही इज ऑनेस्ट, ही इज काइंड, ये हमारा कितने प्रकार से सेंटेंस बन सकता है। देखिए, आपका कंपाउंड के अंतर्गत हम आपको इसको क्युमुलेटिव से बता रहे हैं। जैसे ही इज, देखिए हम आपको बता रहे हैं 4 पेज से, ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज काइंड। ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज काइंड। क्या हो जाएगा? ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज काइंड। ही इज ऑनेस्ट एंड ही इज काइंड। आगे देखिए दूसरा, he is honest as well as kind। ठीक, ये as well as लग गया। इसी का देखिए, और देखिए he is not only honest but also kind। सब एक से ही सेंटेंस बन रहे हैं कि ही इज ऑनेस्ट एंड काइंड। वो दयालु है और वो ईमानदार है, वो दयालु है। ही इज ऑनेस्ट, ये हमारा कंपाउंड का लगा।
he is honest as well as kind, ये कंपाउंड का है, और he is not only honest but also kind। क्या सेंटेंस बना जाके कि वो ईमानदार और दयालु है, वो ईमानदार है और साथ ही साथ दयालु भी है, वो केवल ईमानदार ही नहीं है बल्कि दयालु भी है। ये हमारा सेंटेंस आपका बना जाके कुमुलेटिव के अंतर्गत। अब इसी तरीके से और भी सेंटेंस हमारे जैसे आप बताया गया था, अब आपको ये आप सेंटेंस बताइए, आइए दूसरा आप बताते हैं, ये तुम्हारा कुमुलेटिव के अंतर्गत हो गया। अब इसी तरीके से आपका सेंटेंस है जैसे ही इज स्लो, ही इज श्योर। ही इज स्लो, वो धीरे धीरे काम करता है बट श्योर है, ये बट हमारा लग गया जाके, तो बट हमारा किसका लगा जाके, बट भी हमारा लगा जाके ये कंपाउंड का ही अंतर्गत है, हैं? इसी तरीके से ही वॉज अनॉयड, ही वॉज कीप्ड, ही वॉज अनॉयड, स्टिल ही इज केप्ट क्वाइट। ठीक है, ये हमारे कम इन गो आउट, अंदर आओ बाहर जाओ। देखिए ये आपको बताना है वाक्य में। अब देखिए वो जो गरीब है वो ईमानदार है, वो गरीब है फिर भी ईमानदार, क्या हो जाएगा, he is honest, वो गरीब है फिर भी ईमानदार है। he is honest yet he is honest। ठीक है, अब इसमें आपका आ गया जैसे pay the bill, return the book। ये क्या है, पे द बुक रिटर्न दो। देखिए कि बिल या तो अदा कर दो या तो किताब वापस कर दो, दोनों में से आपको एक काम चूज करना है। तो आइदर पे द बिल और रिटर्न द बुक, आइदर इससे लगेगा, आइदर पे द बिल, और ये आइदर और का प्रयोग है। आइदर पे द बिल, या तो बिल अदा कर दो और रिटर्न कर दो, या तो किताब वापस कर दो या तो बिल अदा कर दो। ठीक, ये आपका हो गया। तो पहला वाला मेरा क्युमुलेटिव का था, दूसरा एडवर्सेटिव का था, ये हमारा आपका अल्टरनेटिव का है। ठीक है, अब इसी तरीके से अब आप आइए, इसके बाद है आपको वर्क विद अनदर स्टूडेंट, कंबाइन विद ईच सिंपल सेंटेंस इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस। ही डज वेल, ही इज नर्वस एट द स्टार्ट। ही डज वेल although he is nervous at the, ये आपका although नहीं लगेगा, he is nervous at the start but he does well। ठीक है, ये पहले वाले में आपका ही, ये अभी एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। इसके बाद हम आपको आते हैं सिंथेसिस ऑफ थर्ड बताते हैं। ये भी हमारी क्या है, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इनटू वेरियस कंडीशन। इसके बाद आइए आप सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस थर्ड, जो कि है हमारा पेज नंबर 12 का है। देखिए सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस इन वेरियस कंडीशंस व्हेन सबऑर्डिनेट क्लास इज इन ए नाउन क्लास। ठीक है, अब आप आइए, ये आपको बता दिया एग्जांपल देके। देखिए
क्लॉज इज अ नाउन क्लॉज। तब आपको कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनता है, जैसे हमने आपको बताया कि एग्जाम्पल आप देखिए, जब बच्चे सबको बताया है हमने कि हमारी सबऑर्डिनेट क्लास क्या होती है और प्रिंसिपल क्लास क्या होती है, सबको पता है। जो सेंटेंस का आगे वाला पार्ट होता है, जैसे हमने कहा इट इज श्योर यू विल पास, तो इट इज श्योर जो है वो मेरा मेन क्लास है, ठीक है ना। और उसके बाद पीछे वाला सेंटेंस कि दैट यू विल पास, ये हमारी सबऑर्डिनेट क्लास है। यानी यू विल पास जो है सेंटेंस मेरा है, लेकिन अगर हम आगे वाला सेंटेंस नहीं लगाते हैं तो पीछे वाले का मतलब हमारा नहीं होता है। जैसे इट इज श्योर, ये सही है, निश्चित है, लेकिन अगर हम पीछे वाला नहीं बनाते हैं सेंटेंस तो ये हमारी आगे वाली जो है वो मेन क्लास होती है, प्रिंसिपल क्लास होती है। जो पीछे वाला सेंटेंस होता है वो हमारा सबऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट क्लास होता है, ठीक है। देखिए अब आइए आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे I do not gloom. You may be innocent, I do not gloom. अब देखिए you may be innocent, तुम innocent यानी निर्दोष हो सकते हो, ठीक है, तुम निर्दोष हो सकते हो, लेकिन I do not know, मैं नहीं जानता। अब अगर हम ये सेंटेंस लिखते हैं you may be innocent, तो हमारा सेंटेंस अधूरा लग रहा है। जब तक हम पीछे I do not know, मैं नहीं जानता, अगर हम ये नहीं लगाते हैं तो सेंटेंस अधूरा लग रहा है। तो हम आगे इसको क्या करते हैं, आई डू नॉट नो वेदर रहेगा बोलने के लिए, वेदर आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट। आई डू नॉट नो वेदर ही इज इनोसेंट, ये हमारा हो गया। अब अगर हम इसके पहले वाला आई डू नॉट नो अकेला लगाते हैं तो प्रिंसिपल क्लास जो मेरी है वो सबऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट क्लास के बिना अधूरी है। अगर हम करते हैं आई डू नॉट नो केवल तो पीछे कर ये लगाते हैं, जबकि मेरी सबऑर्डिनेट क्लास जो है वो अपना भाव देती है, ही इज इनोसेंट, सेंटेंस बिल्कुल सही है, लेकिन आई डू नॉट नो जो है वो प्रिंसिपल क्लास जो है मेरी सबऑर्डिनेट क्लास के बिना अधूरी है। तो ये सेंटेंस हो गया आपका। अब आइए सबऑर्डिनेट क्लास है ना एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव क्लास ऐसे होगी जैसे हाँ देखिए बच्चों, ए फॉक्स वंस मेट अ लायन, ये क्या है, एक लोमड़ी एक बार एक शेर से मिली। द फॉक्स हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर, इससे पहले लोमड़ी ने कभी भी शेर को नहीं देखा था। एक बार एक लोमड़ी शेर से मिली, इससे पहले उसने शेर को कभी नहीं देखा था। अब देखिए अब फॉक्स मिल गया,
सेंटेंस जो मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है, ए फॉक्स के बाद से, ए फॉक्स, क्या क्वेश्चन? ए फॉक्स मेट हिम, ए फॉक्स मेट हिम हु हैड नेवर सीन अ लायन बिफोर। एक लोमड़ी जिसने पहले कभी शेर नहीं देखा था, वो उससे मिली, ठीक है, वो उससे मिली। ये आपका ये होगा सेंटेंस। मतलब ये जो हु है, हु से पहले, ये मेरा एंटीसीडेंट कहलाता है, यानी हु से पहले मेरे उस नाउन का आना कंपलसरी है जिसके बारे में आगे का सेंटेंस चल रहा है। तो बच्चों आज हमने आपको यही बताया कि हमारा आज के पीडी में था कि व्हेन सबऑर्डिनेट क्लास इज एन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लास। ये हमने एडजेक्टिव क्लास का आपको बता दिया कि एन एडजेक्टिव क्लास। ओके क्लास, चलिए बच्चों आज हमारा पीडी नंबर इतना हो गया। फिर आप इसके बाद देखिए एडजेक्टिव क्लास का हो गया, और इसी के बाद एक एग्जांपल और देते हैं हम आपको, जब हमारा एडजेक्टिव क्लास के बाद हमारा एडवर्ब क्लास आता है। जैसे हमने एक एग्जांपल और देना है इसमें, जैसे एक एग्जांपल है, यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम स्ट्रॉन्ग, यू आर स्ट्रॉन्ग, I am very strong, I am equally strong, ठीक, क्या हो जाएगा ताकि I am as strong as you are, I am as strong as you are। तो बच्चे इसमें हमारा क्या हुआ जाके एज हमारा लगा, एज स्ट्रॉन्ग एज, ये हमारा हो गया जाके एडवर्ब क्लास के अंतर्गत, ठीक है। तो आप बच्चे देखिए आज हम आपका ये टॉपिक यहीं पर खत्म करते हैं, और आज हमारा पीडी 11 और 12 कंप्लीट हो गया। सभी बच्चे इस काम को करके कॉपी में सेंड करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।